थे, मतलब उन लोगों का जो डेथ होने के बाद उन लोगों का जो स्ट्रक्चर वगैरह जो भी था वो लोग किसी रॉक वगैरह में मतलब उनका वो छप जाता है। तो हम्म। हम लोग जैसे खुदाई वगैरह में हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वही चीज़ फॉसिल्स कहलाता है। सिर्फ छपता है क्या, और भी कुछ होता है? आ, नहीं छपता नहीं है, जैसे उन लोग के मतलब जैसे वो लोग सड़ गल जाते हैं तो उससे पेट्रोल बनता है, मतलब पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैसेस वगैरह। हम्म। नहीं, तो तुम जो बोल रहे हो इम्प्रिंट की बात कर रहे हो तुम। हाँ। इम्प्रिंटेड हो जाता है, तो सिर्फ इम्प्रिंट होता है कि और कुछ होता है? उतना तो नहीं पता भैया। तुम अगर कोई डायनासोर का हड्डी देखते हो, हाँ। तो डायनासोर का हड्डी को फॉसिल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं। तो वो तो इम्प्रिंट नहीं हुआ। हाँ मतलब उसका जो, हाँ इम्प्रिंट नहीं हुआ वो। वो भी फॉसिल है कि नहीं? हाँ। भार्गव सुनाई दे रहा है? हाँ भैया दे रहे व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल? हैं। भैया एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन मतलब ठीक है, डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, समझाओ तो एटलीस्ट। मतलब वही जो मतलब वो ये विशाल ने जो बताया था वही, मुझे भी वही मतलब ऐसे ही पता है। बताओ यार, तुम किसने बताया था? तुम जो भी जानते हो बताओ। भैया भैया हमने मतलब एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो भी पास्ट में रिमेन बचा होगा उसे हम हम्म। कोशिश करते हैं। अच्छा, तो देखो, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऐसा है कि फॉसिल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं मेनली। पहला होता है तुम्हारा बॉडी फॉसिल, दूसरा होता है इक्नो फॉसिल। ठीक है? तो पहला जो होता है वो होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर एक्चुअल बॉडी पार्ट प्रिजर्व करके रह जाता है किसी भी पत्थर में, या फिर कोई भी सॉफ्ट रॉक में। सॉफ्ट रॉक बोले तो सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में कोई भी एक्चुअल ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट, वो हो सकता है स्केलेटन हो, वो हो सकता है कोई एक बोन पीस हो, कोई टीथ हो। तो वो सारी चीजें अगर प्रिजर्व होके रहती हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फॉसिल है, बॉडी फॉसिल है। ठीक है? बॉडी फॉसिल। एक और फॉसिल होता है, वो होता है तुम्हारा इक्नोफॉसिल। इक्नोफॉसिल मतलब इम्प्रिंट, जो विशाल ने बोला अभी, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने जीवन काल में, जब वो अलाइव था, जब वो कुछ कुछ कर रहा था, जैसे मान लो खाने की कोशिश कर रहा हो या फिर कहीं रहने की कोशिश कर रहा हो, इफ इट इज ट्राइंग टू लिव, इफ इट इज ट्राइंग टू फीड इटसेल्फ, इफ इट इज ट्राइंग टू मूव, और if it is trying to hunt other animals down, तो कुछ कुछ इम्प्रिंट्स वो छोड़ता है। उन्हीं इम्प्रिंट्स को हम लोग बाद में किसी सेडिमेंट्री रॉक्स में देखते हैं कि देखो ये वाला जो है वो एक एनिमल का इम्प्रिंट है, वो एक्चुअल एनिमल का बॉडी पार्ट नहीं होता। वो उस एनिमल का एक सिग्नेचर देता है कि अच्छा ये एनिमल यहाँ पे था इसलिए उसने ऐसे ऐसे मार्क्स छोड़े हैं, ऐसे इम्प्रिंट्स छोड़े हैं, तो दैट इज कॉल्ड इग्नोफॉसिल। ठीक है? ट्रेस फॉसिल भी बोलते हैं उसको। The fossils which are like traces of the actual organisms that were present there, तो वो होता है तुम्हारा इक्नोफॉसिल। ठीक है? ये दो तरह के फॉसिल्स हुए। अच्छा, अब भैया एक बार फिर से बोलिए ना। देखो, दो तरीके के फॉसिल्स होते हैं, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बारी बारी से समझते हैं, ठीक है? मेरा स्क्रीन दिखेगा तो बोलना। दिख रहा है? दादा स्क्रीन दिख रहा रिकॉर्डिंग है? चालू कर दिया है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। तो देखो, फॉसिल्स का मतलब होता है, एक्चुअल में लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है एनीथिंग दैट इज डग अप और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है? The terms fossil nativa and Fossilia petrificata
were used to describe minerals and organic remains. ठीक है, ये नेटिवा का मतलब होता है नेटिव मिनरल्स जो मिलते हैं। ठीक है, नेटिव बोले तो क्या, नेटिव मतलब किसी भी जगह का लोकल कुछ, है ना। मतलब मान लो मैं भागलपुर से हूं, तो मैं भागलपुर शहर का नेटिव हुआ। अगर तुम लोग पटना से हो तो तुम लोग पटना के लोकल या नेटिव लोग हो, वैसे। ठीक है। आप सच में भागलपुर से दादा? हाँ हाँ, मैं भागलपुर से हूँ। बिहार? हाँ, बिहार, भागलपुर। ठीक दादा, ठीक। हम्म। तो यहाँ पे जो नेटिवा का वर्ड का मतलब हुआ नेटिव मिनरल्स। ठीक है। और फॉसिलिया पेट्रिफिकाटा का मतलब होता है ऑर्गेनिक रिमेन्स। पेट्रिफिकेशन मतलब होता है किसी भी मिनरल्स से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म केमिकली या फिजिकली बॉन्डेड हो जाता है और उसका एक्चुअल जो ऑर्गेनिक बिहेवियर है वो अगर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग एक बहुत ही कॉमन एक एग्जाम्पल होता है जियोलॉजी में, पेट्रिफाइड वुड। इसका नाम सुना है तुम लोगों ने, पेट्रिफाइड वुड? हाँ हम्म, हाँ क्या होता है पेट्रिफाइड वुड? भैया, देखो। इसका रिमिनेंट्स मतलब जो बना, ये क्या होता है कि एक्चुअली जो प्लांट होता है ना वो हम्म। रॉक में कन्वर्ट होने लगता है। और ये बिहार म्यूजियम में रखा, मतलब ऐसा एक प्लांट है। हाँ, देखो दिखाते हैं। पेट्रिफाइड वुड होता है वैसा वुड जो मिनरलाइज हो गया है, उसका वुडी नेचर अब नहीं है, उस वो अभी रॉकी नेचर पकड़ लिया है, लेकिन वो दिखेगा लेकिन वुड के तरह ही। ये देखो, दीज आर पेट्रिफाइड वुड और फॉसिल वुड भी बोलते हैं इनको। दिख रहा है सबको? ये दिखने में ये सारी चीजें पूरा एकदम एक ट्री का ट्रंक के तरह लगेगा। थोड़ा माइक ऑफ कर दो जिसका भी ऑन है। ये दिखने में बिल्कुल तुम्हारा ये एक ऐसे ही क्यों दिखता है? हाँ हेलो, हाँ, बोलो। ये ऐसा क्यों दिखता है? बता रहे हैं। देखो, ये ऐसा क्यों दिखता है ना, ऐसा इसीलिए दिखता है कि मान लो अगर कोई भी ट्री का ट्रंक आधा कट के नीचे जमीन पे गिरा, गिरने के बाद उस पे सेडिमेंट्स गिरे, सेडिमेंट्स गिरे, पानी उससे बहा, मतलब वाटर फ्लोएज हुआ, कुछ हुआ, तो वहां पे ना उस वुड पे यहाँ पे मिनरल्स जो है डिपॉजिट करने लगते हैं इस जगह पे। मेरा पॉइंटर दिख रहा है सबको? ये देखो, मैं पॉइंटर यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ भैया। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे सारे मिनरल्स जैसे सिलिका हो गया, क्ले मिनरल हो गया, ये सारा मिनरल वगैरह यहाँ पे जमने लगता है, डिपॉजिट करने लगता है। ठीक है। तो वो जो वुडी नेचर है वो धीरे 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 डिग्रेड हो जाता है, और वो वुडी नेचर जाने के बाद यहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट कर जाते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल जो एक वुड का टेक्सचर है, एक स्ट्रक्चर है उसका, वो प्रिजर्व होके रह जाता है। दैट इज वाई इट हैज हिज नेम एज पेट्रिफाइड वुड। पेट्रिफिकेशन मतलब होता है क्या बोलो, मिनरलाइजेशन काइंड ऑफ। ठीक है, मिनरलाइज करना। पेट्री मतलब तुम लोग अगर हैरी पॉटर वगैरह कहीं देखे होगे तो उसमें तुम लोग कोई हैरी पॉटर देखा है या नाम सुना होगा? हाँ दादा। तो हैरी पॉटर में ना एक पेट्रीफाई करके एक उसका स्पेल होता था। तो पेट्रीफाई में क्या करते थे ना, अगर मान लो तुम पे मैंने वो स्पेल कर दिया, तुम पेट्रीफाई हो जाओगे, मतलब कि तुम पूरा स्टिफ होके जम जाओगे। जैसे कभी सीजर्स वगैरह होते हैं ना, किसी आदमी को खिंचाव हो जाता है, पूरा खिंच जाता है कुछ, तो वो पूरा स्टिफ हो जाता है, पूरा ठंडा पड़ने लगता है। तो वो एक तरह से स्टिफ कर देना किसी चीज को। तो देखो, यहाँ पे इस पेट्रिफाइड वुड को ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि जो सिलिका मिनरल्स, जो क्ले मिनरल्स यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, वो इस वुड को स्टिफ कर रहे हैं और ज्यादा इसको ताकत दे रहे हैं। ताकत दे रहे हैं इन द सेंस हार्डन कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड बना रहे हैं इस चीज को। ये नॉर्मल वुड से बहुत ज्यादा कठोर होता है, बहुत ज्यादा इसका टफनेस ज्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पेट्रीफाई का मतलब। अब आते हैं यहाँ। तो फॉसिलिया पेट्रिफिकाटा, इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक रिमेन्स। ठीक है। अब फॉसिल क्या होता है ना, फॉसिल इज एन एक्चुअल रिमेन, जो मैंने बोला बॉडी फॉसिल, और इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ अ प्री हिस्टोरिक लाइफ प्रिजर्व्ड विद इन अ रॉक अंडर नेचुरल कंडीशन।
वो विद इन अ रॉक तो प्रिजर्व होना ही होना है, ये तो सबको पता है दोनों केस में। तो सेकेंड केस में देखो इनडायरेक्ट एविडेंस लिखा हुआ है। तो इनडायरेक्ट एविडेंस है मतलब इम्प्रिंट, जो विशाल ने अभी बोला था। तो दिस वन इज द इग्नोफॉसिल पार्ट एंड दिस एक्चुअल रिमेन इज द बॉडी फॉसिल पार्ट। ठीक है, इतना दूर कोई डाउट तुम लोग को कि आगे बढ़ो? किसी को भी कोई डाउट? हाँ या ना? नहीं दादा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज है कि नो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय एन इनऑर्गेनिक प्रोसेस शुड बी कॉल्ड अ फॉसिल। फॉसिल बनने के लिए हमें इनऑर्गेनिक प्रोसेस का होना, मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या बोल रहा है कि नो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय एन इनऑर्गेनिक प्रोसेस, अगर कोई भी स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बन रहा है तो उसको हम लोग फॉसिल नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिंप्लीफाई करता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे एक वुड गिरा है ना, यहाँ पे एक ट्रंक गिरा है, ट्री ट्रंक। तो ट्री ट्रंक तो खुद में ही एक तुम्हारा ऑर्गेनिक चीज है कि नहीं? वो एक ऑर्गेनिज्म था पहले, वो एक प्लांट मैटर था। तो प्लांट मैटर के जगह अगर कोई पत्थर गिरता जो कि खुद इनऑर्गेनिक वे में फॉर्म हुआ है, तो उसको हम लोग फॉसिल लेकिन नहीं बोलते, उसको हम लोग रॉक ही बोलते। तो दोनों में अंतर है, ठीक है? अगर कोई भी चीज इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बन रही है तो वी वोंट कॉल दैट एज अ फॉसिल, उसको ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा तभी वो फॉसिल कहलाएगा। ठीक है, अब आता है कि सेकेंडली द रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी प्री हिस्टोरिक इन नेचर। वो सारी चीजें प्री हिस्टोरिक होनी चाहिए। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, कि ह्यूमंस कब से आए हैं, ह्यूमंस का स्टार्ट कब से हुआ है? बताओ, कोई भी बताओ। होमोसेपियंस जो है वो कब से आए हैं, कब से आना स्टार्ट किए हैं? होलोसी क्वार्टनरी क्वार्टनरी पीरियड में दादा, मतलब हाँ, तो कब से तो होलोसीन में? आज से जो, हाँ, 0.1 मिलियन ईयर्स एगो। उससे पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व होके रह गए हैं उनको फॉसिल बोलेंगे। इंसान के आने के बाद जितने भी चीजें हैं जो प्रिजर्व हुए हैं उनको फॉसिल हम नहीं बोल सकते। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? यहाँ देखो एक चीज लिखा हुआ है, जो तुम 0.1 मिलियन ईयर्स बोल रहे हैं ना, यहाँ पे देखो टाइम लिखा हुआ है कि बाई द टर्म prehistoric we mean anything prior to the beginning of history of modern man who appeared at about 40,000 years ago। मॉडर्न मैन, ठीक है? जैसे होमोसेपियंस जो मैंने बोला वो मॉडर्न मैन के बारे में मैं बोल रहा था। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? तो दादा कितने साल पहले तो हुआ? 40,000 साल के पहले का जितना भी ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व होकर रहा वो सब हमको फॉसिल के अंडर हम लोग उसको पकड़ेंगे। 40,000 ईयर्स के बाद जो जो चीज आ रहा है उन चीजों को हम लोग फॉसिल नहीं बोल सकते। ये समझने में कोई दिक्कत? दादा वो जो हम लोग पढ़ते 0.1 मिलियन ईयर्स एगो दादा, तो ये वो सही नहीं है फिर? नहीं, वो सही है, लेकिन उसके बीच में तुम्हारा बहुत सारा ह्यूमंस के फॉर्म्स आ रहे थे ना, नियांडरथाल्स आ रहे थे, फिर डाइड क्या तो था, डाइडियोपिथेकस, कुछ कुछ मतलब ह्यूमन बींग्स के ही जो पहले वाले वेरिएंट्स थे वो सारी चीजें आ रही थी। ठीक है, तो होमोसेपियंस और मॉडर्न मैन जो मैं बोल रहा हूँ वो 40,000 ईयर्स अगो ही आए हैं। उसके पहले प्रोप्लियोपिथेकस, तुम लोग अगर यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें है एक चीज कि, एक सेकंड रुको दिखाता हूँ। ये देखो, ये चार्ट सबको दिख रहा है? फिगर क्या क्या लिखा हुआ है वो शायद ना भी दिखे,
लेकिन ये दिख रहा है सबको। दादा दिख रहा है। ठीक है, हाँ तो दादा दिख रहा है। ये ऐसा चीज है ना कि हम लोग पहले होमोसेपियंस तो बहुत बाद में बना, लेकिन उसके पहले बहुत सारा वेरिएंट था जो बना था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को। तो हम लोग दादा होमोसेपियंस। हम्म। हम दादा हम लोग सच में बंदर के प्रजाति से हैं क्या? आप लोगों ने तो इसके ऊपर बहुत स्टडी कर लिया होगा, तो क्या सच में हम लोग बंदर के प्रजाति से आए हैं क्या? देखो, बंदर बोलो या वानर बोलो, हम तो वानर टर्म यूज करते हैं, बंदर नहीं बोलते हैं। वानर प्रजाति ओके। से हैं हम लोग। वानर मतलब एप्स को बोलते हैं, या वन में रहने वाले जीव को बोलते हैं। ये प्रूफ हो चुका है दादा? हाँ देखो ना, तो प्रूफ है ना, ये तो पूरा साइंटिफिक स्टडी है ये। क्या होता है ना, दो तरीके के ओके। स्टडीज होते हैं। एक होता है स्कल के ऊपर स्टडी करना, स्कल को देख देख के करना, कि देखो यहाँ पे एक होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस करके एक एप हुआ करता था, या फिर मतलब क्या बोलूं, होमोसेपियंस का ही एक प्री एंसेस्ट्रल कुछ एक बीइंग था, जिसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस रखा गया था। तो उसका स्कल देखो और हमारा स्कल देखो। फिर होमोसेपियंस के जस्ट पहले जो थे, होमो निएंडरथैलिनिस थैलेंसिस, तो ये जो है उनका स्कल देखो और हमारा स्कल देखो, ये बहुत मैच करेगा। ठीक है, जितना पीछे जाते जाओगे तुमको वो चीज थोड़ा मतलब इरेडिकेट करता हुआ दिखेगा कि हाँ, ह्यूमन नेचर से वो पूरा एप नेचर में घुस रहा है। एप्स के तरह तुम लोग अगर अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं या फिर अफ्रीकन जो लोग होते हैं, उनके अगर स्कल्स को देखोगे ना, तो वो एप्स वालों से ज्यादा मैच करते हैं। उनका जो ये जॉ वाला पोर्शन है, वो जॉ वाला पोर्शन बहुत ज्यादा मैच करता है एप्स से। देखा है। इसीलिए बोलते हैं ना कि ह्यूमंस आए थे तो पहले अफ्रीका में आए थे, उसके बाद कहीं और आए। तो प्री एंसेस्ट्रल लाइफ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टडी है, इससे पता लगा कि देखो होमोसेपियंस जो है, ये तुम्हारा देखो 1 मिलियन ईयर्स, ये देखो ये जो स्केल है, ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, ये स्केल है मिलियन ईयर्स का। तो ये 0 मिलियन ईयर्स मतलब अभी रिसेंट टाइम, ये 1 मिलियन ईयर अगो। तो 1 मिलियन ईयर अगो देखो होमो इरेक्टस आया था। फिर 2 मिलियन ईयर अगो देखो ये सब आए थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था, होमो रुडोल्फेंसिस आया था, होमो हैबिलिस आया था, होमो इरेक्टर आया था, ये सारी चीजें आई थी। ठीक है, उसके जितना पीछे जाते जाओगे तो वो पूरा एप नेचर में मतलब कन्वर्ट होते जाएगा। इससे हम लोग यही दादा समझ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ से हम लोग इस चीज के ऊपर इस स्टडी हुआ है कि नहीं हुआ, वो था मुझे जानना था। जैसे हम लोग कहते हैं कि रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था, तो क्या उसका अभी एविडेंस इस तरह से साइंटिफिकली हम लोग निकाल सकते हैं क्या? जरूर निकाल सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। नि, अभी तक निकाला गया है कि नहीं? देखो, एक चीज तो बना है कि राम सेतु पे बना था, जो मूवी भी बनी थी। राम सेतु पे जो मूवी बनी थी अक्षय कुमार की, हम्म। तो हाँ, तो वो एक्चुअली एक जो आइडिया है उनको, तो वो एक्चुअल में एक शायद फॉरेनर है, वो राम सेतु पे रिसर्च कर रहे थे कि एक्चुअल में कोई ऐसा एपिक हुआ था या नहीं, रामायणा करके कोई एपिक था। तो वो एक्चुअली में रामायणा के टाइम्स में जो वो पुल बना था राम सेतु, तो राम सेतु के पत्थरों को वो ये कर रहे थे, डेट कर रहे थे, रॉक डेटिंग जो बोलते हैं। तो डेटिंग करने से पता चला था कि हाँ, ये तो सही बात है भाई, इतना ही साल पहले तो रामायणा भी गया दिखा हुआ है, और इतना ही साल पहले हम लोग को वो पत्थर भी उतना ही पुराना दिख रहा है। तो वो मतलब एक साइंटिफिक प्रूफ है, दैट इज वन ऑफ द साइंटिफिक एविडेंसेस। हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। देखो, ये है कि होमोसेपियंस 40,000 ईयर्स अगो पहले आए थे। ठीक है, उसके पहले होमो निएंडरथैलेंसिस था। तो यहां तक जो भी चीज आया, इसके बाद जो जो आया, मतलब उसके पहले जो जो आया, सॉरी, तो उसके पहले जो जो आएगा उनको मैं फॉसिल बोल पाऊंगा। होमोसेपियंस के आने के बाद जो जो ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व हो रहे हैं, मैं उनको फॉसिल नहीं बोल पाऊंगा। दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द टर्म प्री हिस्टोरिक। ये सबको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट है? पूजा समझ रही हो?
भैया एक बार और समझा देते। देखो क्या बोल रहा हूँ ना कि होमोसेपियंस का टाइम रेंज देखो। होमोसेपियंस 40,000 ईयर्स अगो आए थे, 40,000 साल पहले। होमोसेपियंस जो ब्रीड है, होमोसेपियंस जो स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग जो स्पीसीज है, वो 40,000 ईयर्स पहले आई थी। ठीक है। तो होमोसेपियंस के आने के बाद जो जो ऑर्गेनिजम्स पत्थरों में तो तब भी प्रिजर्व होंगे ना। हमारे आने न आने से कोई फायदा तो या फिर कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। हम आ रहे हैं जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो तुम लोग गार्डन स्नेल देखे हो? गार्डन स्नेल, गार्डन स्नेल देखा है किसी ने? वो देखो, गार्डन स्नेल देखा है? हाँ हाँ देखें। देखा है ना? तो हम्म। ये सारी चीजें ऐसी ही चीजें, पत्थर ये तो मर मर के तो मट्टी में ही जा रही है ना। तो इनके जो शेल्स हैं ये तो डिग्रेड नहीं करते हैं, ये तो डिकम्पोज नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि शायद कभी भी मट्टी में फंस गए तो वो सारी चीजें सॉलिडिफाई हो के पत्थर बना देंगी कभी ना कभी। लेकिन इनको हम फॉसिल्स नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक लाइफ नहीं है। प्री हिस्टोरिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के बाद आए हैं। ये पर्टिकुलर जो स्पीसीज जो अभी का हमारे गार्डन में देखने को मिलता है। ठीक है। अगर यही चीज ह्यूमन बींग्स के आने से पहले अगर आया होता तब इसको हम फॉसिल बोलते हैं। ये जो स्नेल का जो शेल दिख रहा है ये कभी ना कभी पत्थरों में जाके फंस जाएगा। फंस जाने के बाद सॉलिडिफाई करके वो प्रिजर्व होके रह जाएगा। लेट से होके रह गया। तो वो अगर प्रिजर्व होकर रहा और वो अगर होमोसेपियंस के पहले अगर आया होगा तब हम उसको फॉसिल्स बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर उसके हमारे आने के बाद अगर आया है तब हम उसको फॉसिल्स नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो दादा तुम्हारा क्यों नहीं घड़ी, बोलेंगे? वही फॉसिल का वही एक मतलब होता है, प्री हिस्टोरिक लाइफ। फॉसिल मीन्स प्री हिस्टोरिक लाइफ। प्री हिस्टोरिक मीन्स हमारे हिस्ट्री से पहले, ह्यूमन बींग्स के हिस्ट्री से पहले। समझ में आया? ओके ओके। ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स मत करो उसको, सिंपल वे में समझो कि प्री हिस्टोरिक लाइफ को समझाने के लिए होता है। और हम लोग प्री हिस्टोरिक लाइफ जो भी रिमेन्स वगैरह है उन्हीं को हम फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा। तो सो एनीथिंग रिलेटेड टू मॉडर्न मैन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉसिल। ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस था। Thus, remains of the Indus civilization or the Nile civilization are not fossils. Rather, they are ancient historical remains और archaeological remains। देखो, पैलियोंटोलॉजी और आर्कियोलॉजी यहीं पे अलग होती है कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या हम लोग पैलियोंटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो पैलियोंटोलॉजी हो गया ह्यूमंस के आने के पहले का, और ह्यूमंस के आने के बाद का हो गया तुम्हारा आर्कियोलॉजी। कि हड़प्पा हो गया, फिर मौर्य हो गया, जो भी एम्पायर वगैरह थे तो उनके बारे में हम आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं। हम लोग द्वारकापुरी के बारे में आर्कियोलॉजी में पढ़ेंगे। हम लोग रामायण अयोध्या के बारे में आर्कियोलॉजी में पढ़ेंगे। हम लोग उसको पैलेंटोलॉजिकली नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत सिंपल चीज में समझा रहा हूँ, हाँ दादा। है ना? तो ये हो गया। अब देखो एक और चीज लिखा हुआ है कि दे आर एंशियंट हिस्टोरिकल रिमेन्स और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। ठीक है। बट द रिमेन्स ऑफ निएंडरथाल्स एंड द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय देम आर फॉसिल्स एज दीज आर प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। मैंने यहाँ पे दिखाया था तुम लोग को। ये ये ध्यान से देखो। होमोसेपियंस जहां से स्टार्ट हुए वहां से जो भी चीजें आई हैं प्रिजर्व हुई है उनको मैं फॉसिल्स नहीं बोलूंगा। लेकिन होमोसेपियन के जस्ट नीचे क्या है? होमो निएंडरथालेंसिस। तो होमो या निएंडरथाल्स जो थे वो भी हमारे ही तरह स्टोन टूल्स यूज करते थे हंटिंग वगैरह के लिए। तो वो टूल्स हमारे लिए लेकिन फॉसिल्स है क्योंकि वो हमारे हिस्ट्री से पहले का है और प्री हिस्टोरिक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हाँ दादा। पूजा को समझ में आया? पूजा समझ में आया तुमको? हाँ हाँ। ठीक है, कम्युनिकेट करते रहो।
तभी अच्छा लगेगा, क्लास इंटरेस्टिंग होगा। तो ठीक और है। है कि thirdly the fossil must be preserved by natural processes। वो जो स्टोन टूल्स की बात कर रहे हैं, नियंडरथाल्स के जो स्टोन टूल्स वगैरह है, वो हमारे लिए फॉसिल्स तभी बनेंगे जब वो नेचुरल प्रोसेसेस से प्रिजर्व होंगे। फॉर एग्जांपल नियंडरथाल्स मान लो जब वो अलाइव थे, तब वो उन्हीं स्टोन टूल्स को यूज करके जो भी हंटिंग वगैरह करके कहीं फेंक दिए होंगे और जाके मर गए होंगे, मान लो कभी ना कभी मर गए होंगे। तो जो स्टोन टूल्स वो यूज करते थे, जहां पे वो पड़ा हुआ होगा वहां पे ओवर टाइम सेडिमेंट पे सेडिमेंट सेडिमेंट पे सेडिमेंट जमते गया होगा, और जमने के बाद सेडिमेंटरी रॉक बना दिया होगा। रॉक बनने के बाद वो प्रिजर्व होके हमारे पास एज अ फॉसिल आएगा। ठीक है। अब क्या है, an organic material preserved artificially is not a fossil। जैसे कि ममी ऑफ इजिप्ट इज बाय नो मीन्स अ फॉसिल। जो इजिप्शियंस थे वो अपने ही एम्परर्स को या क्वींस को आर्टिफिशियल मीन्स से प्रिजर्व करके रखते थे। बहुत सारे केमिकल्स पोतते थे, पहले बॉडी पे लगाते थे, उसके बाद बैंडेज करके रख देते थे कॉफिन्स में। उन्हीं को मम्मीज बोलते हैं। तुम लोग सबको ही सुने होगे, ये चीज तो बहुत कॉमन है इजिप्ट के बारे में, है ना। तो उन चीजों को हम लोग आर्टिफिशियली अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो फॉसिल्स नहीं हुए हमारे लिए। ठीक है। अब है, एज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली इनहैबिटिंग ऑन द अर्थ सरफेस, देयर फॉसिल्स आर मोस्टली प्रिजर्व्ड विद इन सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मिंग ऑन द अर्थ सरफेस। सेडिमेंट्री रॉक्स में वो प्रिजर्व होती हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ सरफेस पे रहती हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स पे जाके वो प्रिजर्व होके रह जाती है। वोल्केनिक रॉक्स ऑल्सो फॉर्मिंग ऑन द अर्थ सरफेस में सम टाइम कंटेन वेल प्रिजर्व फॉसिल्स। क्यों? वोल्केनिक रॉक्स कैसे कर सकती हैं बताओ? ये एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। सेडिमेंट्री रॉक्स तो चलो सॉफ्ट रॉक्स है, टेम्परेचर वेम्परेचर तो है नहीं, तो यहाँ पे वोल्केनिक रॉक्स कैसे अर्थ सरफेस पे जो भी प्रिजर्व हो रहा है वो फॉसिल्स को भी कभी कभी प्रिजर्व करके रखता है? ये कैसे बोल रहा है, थोड़ा सोचो तो। दादा दादा जब मान लीजिए वोल्केनिक हुआ और किसी बहुत बड़े लार्ज मास लैंड पे हो रहा है, तो वहां पे जो हम्म, ऑलरेडी पहले से जो मतलब एनिमल्स होंगे जो रह रहे होंगे, अगर वहां वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो वो उसके अंदर में दब जाएंगे। और दबने के बाद जब वो फिर कूल होगा, वो रॉक जब देखा जाएगा तो उसको अंदर में तो वो दबे रहेंगे ना, तो वो सारे तो फिर फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे एक समय आने के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। देखो, एक एक तरह का रॉक होता है, जैसे हम लोग राम सेतु की बात कर रहे हैं ना, तो राम सेतु किस पत्थर से बना है बता सकते हो कोई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ तो। तुम लोग जियोलॉजिस्ट हो ना, इतना वो अयोध्या तो अयोध्या तो सबने किया। क्या नाम था पत्थर का? वो तो कोराल से बना हुआ है ना। नहीं, कोरल्स तैरते हैं क्या? आप मैंने तो नहीं देखा है। नहीं, इग्नियस पूछ तैरने रहे। वाला नहीं था। तो राम सेतु प्यूमिस तो बोले तैर, जाते हैं। हाँ, प्यूमिस पत्थर था। टीमिस था, हाँ। किसने हाँ बोला ये? तो इग्नियस रॉक। अब हम्म। प्रेरणा। ये प्यूमिस पत्थर से बना था। तो प्यूमिस एक ऐसा पत्थर है जो तैर सकता है। क्यों तैर सकता है भाई, प्रेरणा? कैसे तैरता है वो? बाकी तो नहीं तैरते हैं। हालका खूब दादा पाथुट्टा। बंगाली में मत बोलो, हिंदी में बोलो ताकि सभी समझे। हल्का क्यों है? वो हल्का है, दैट इज द रीजन। लेकिन क्यों है हल्का? क्योंकि उसमें पोर स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पोरस है। इतना ज्यादा पोरस है कि अगर तुम उससे पानी अगर उसमें दोगे या उसके ऊपर बहाओगे, तो वो पानी उसके अंदर 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 नेटवर्क करके करके जाएगा। और उसके बाद जितना भी अंदर पोर स्पेस है वो कुछ कुछ पोर स्पेस छोड़ के भी जाएगा। मान लो तुम एक पत्थर, अच्छा एक सेकंड रुको। यार मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। सुनो ना, एक काम करो ना तुम लोग, रीजॉइन कर सकते हो क्या? या मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करता हूँ, है ना, तुम हम्म। लोग इसी मीटिंग में रहो।
यार दिख रहा है, कैमरा तो ऑन किया है मैंने, लेकिन अरे यार सुनो ना, एक और मीटिंग लिंक क्रिएट करता हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम ठीक कर रहा है। ठीक ठीक है जरा। तुम लोग लीव कर जाओ और दूसरे वाले मीटिंग लिंक में ज्वाइन करो।